वॉरेन बफेट से जब ये पूछा गया कि वो इन्वेस्टिंग में इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए तो उन्होंने ये आंसर किया। And so we hope to be reading reports, and I do read hundreds of them every year. एनुअल रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनीज हर साल अपने शेयर होल्डर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड फ्यूचर प्लान शेयर करती है। ऐसे में इतना डेटा होने के बाद पूरी रिपोर्ट पढ़ना थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर रिपोर्ट पढ़ते टाइम इन 6 फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखे तो रिपोर्ट जल्दी पढ़ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कोर बिजनेस। पता करो कि कंपनी क्या करती है, वो प्रोडक्ट्स क्या बनाती है और सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है, और उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे कि रेवेन्यू एंड ईपीएस पर ध्यान दो। इससे पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। दूसरा होता है चेयरमैन लेटर। चेयरमैन लेटर में कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो इस साल के चेंजेस और कंपनी कौन से सेक्टर में डील कर रही है उसका एक ब्रीफ प्रोवाइड करती है। थर्ड है कॉर्पोरेट एक्शन, यानी वो की चेंजेस जो कंपनी ने अपने ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हो उसको समझो और देखो कि कंपनी कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। फिर आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। चेक करो कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे कर रही है और बिजनेस रिलेटेड रिस्क को कैसे वो टैकल कर रही है। फिफ्थ है गवर्नेंस, यानी कंपनी के मैनेजमेंट टीम में कौन कौन से की मेंबर्स है, उनका बैकग्राउंड समझो और साथ में ये भी देखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, मतलब कि किस मेंबर के पास कंपनी के कितने % का स्टेक है। फिर लास्ट जो आ जाता है वो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको क्लोजली एग्जामिन करो और देखो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ ट्रेंड का पता चलेगा। ये एनुअल रिपोर्ट कंपनीज यूजुअली 31 मार्च के बाद ही पब्लिश करती है और इसको एक्सेस करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि कंपनीज की खुद की वेबसाइट, NSE BSE की साइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट। मैं पर्सनली थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को प्रेफर करता हूं क्योंकि ये शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करती है जो रीडिंग को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी बना देती है। फॉर एग्जांपल आप टिकर फिनोलॉजी यूज कर सकते हो। इस वेबसाइट के थ्रू मैं रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट एक्सेस कर सकता हूं और आज हम इसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझते हैं कि हमने जो 6 पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं, कोर बिजनेस, चेयरमैन लेटर, कॉर्पोरेट एक्शन, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब पॉइंटर्स पर क्या रिलायंस कहीं स्टैंड कर पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जब सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि कंपनी के प्राइस चार्ट, शेयर होल्डर कौन कौन है, बैलेंस शीट, उसका P&L स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन और बहुत कुछ। हमें डॉक्स पे क्लिक करना है और आपको नीचे यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पर आपको पास्ट 7 इयर्स के डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट में फर्स्ट पेज यूजुअली AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस होता है, जिसमें कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को मीटिंग के लिए इन्वाइट करती है। वैसे इस नोटिस को पढ़ने की आपको कोई जरूरत है नहीं, सीधा स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। फर्स्ट फ्यू पेजेस किसी भी रिपोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ कंपनी अपनी मार्केट कैप, रेवेन्यू और प्रॉफिट जो उन्होंने पर्टिकुलर ईयर में बनाया है उसको हाईलाइट करते हैं। ये पेजेस आपको कंपनी के परफॉर्मेंस का एक क्विक स्नैपशॉट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर रिलायंस ने रिपोर्ट स्टार्ट होते ही कंपनी का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है और कंपनी का मार्केट कैप, रेवेन्यू कितना है, कंपनी की ग्लोबल रैंकिंग और नेट प्रॉफिट दिखाया है। ये एक अच्छा पेज है जो कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसको हाईलाइट कर रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज है टेबल ऑफ कंटेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन में पेज नंबर पर क्लिक करके डायरेक्टली जंप कर सकते हो। एनुअल रिपोर्ट का पहला पार्ट है कॉर्पोरेट ओवरव्यू। ये बेसिकली कंपनीज का ओवरऑल बिजनेस, विजन, मिशन, चेयरमैन्स लेटर, डिफरेंट सेक्टर्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और माइलस्टोन को कवर करता है और ये काफी इंफॉर्मेटिव सेक्शन होता है जो कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। नीचे कॉर्पोरेट ओवरव्यू के फर्स्ट पेज में डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में डेटा है और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस का आइडिया लगता है और हर सेक्टर का रेवेन्यू और एबिटा मालूम चलता है। एबिटा बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कंपनी के अर्निंग्स को दिखाता है बिना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करे हुए। और ये सेक्टर डिस्क्रिप्शन पेज जो होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको इससे कंपनी के काम का एक आइडिया मिलता है। आगे अगर आप देखेंगे तो आगे कंपनी ने स्टेक होल्डर वैल्यू में शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स और कस्टमर के बेनिफिट के लिए किए हुए जो इनिशिएटिव्स है उसके बारे में बताया है और यहाँ पर 2022-2023 में टोटल 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू ऐड की है और पिछले ईयर के कंपैरिजन में ये जो फिगर्स हैं ये ज्यादा है। इसका मतलब कि एक अच्छी बात है कि पॉजिटिव साइन है। और कंपनी बढ़ते हुए रिलायंस रिटेल स्टोर को भी हाईलाइट किया है जो कंपनी की रिटेल ग्रोथ को डिपिक्ट कर रहा है। एक क्विक ग्लांस काफी सफिशिएंट रहेगा इस पार्ट के। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि KPIs। और यहाँ कंपनी अपने की परफॉर्मेंस मैट्रिक जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्केट कैप जैसे पॉइंट्स को हाईलाइट करती है। जैसे इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू 23.6% से इंक्रीज हुई है
और कंपनी का पर शेयर की जो अर्निंग है वो भी 9.55% से बढ़ी है। और नेटवर्थ में भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 3.7% का ग्रोथ हुआ है। एक चीज और, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी ने डेट भी लिया है, बट ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि फंड सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं और डेट का जो रीपेमेंट है वो भी टाइमली किया जा रहा है। यहाँ पर आगे देख सकते हो आप कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो डिक्रीज हुआ है, और उसका एक रीजन ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से डीमर्जर होना, यानी कि अलग हो जाना। इससे मार्केट कैप में फर्क पड़ता है क्योंकि कंपनी का एक हिस्सा अलग हो जाता है, क्योंकि उसे एक इंडिविजुअल एंटिटी बना दिया जाता है। अब ये सब डेटा आपको कंपनी की ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस को जज करने में हेल्प करता है, बट इन पॉइंट पर सोलली रिलाई नहीं करना चाहिए, एज कंपनीज उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करती है जो अच्छा परफॉर्म करती है। वैसे यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट था वो चेक हुआ है, और हमने कंपनी का कोर बिजनेस देखा और केपीआईज के थ्रू ये समझा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे रिलायंस यहाँ पर एक काफी अच्छा ग्रोथ शो कर रहा है, एंड इस पॉइंट पर रिलायंस जो है वो पॉजिटिव साइड पर है। आगे रिपोर्ट में नेक्स्ट पेज है चेयरमैन स्टेटमेंट, और अगेन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे श्री मुकेश अंबानी जी ने कंपनी के चेंजेस, फ्यूचर प्लान्स और इंपॉर्टेंट डिसीजन को पॉइंट आउट किया है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जीरो कार्बन एमिशन पे फोकस कर रही है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, और वो अच्छे गवर्नेंस यानी मैनेजमेंट को प्रमोट करती है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो लेटर में कंपनी की अर्निंग और सेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है। अपकमिंग पेजेस में कंपनी अपने ग्रोथ को हाईलाइट कर रही है, जैसे कि रिलायंस रिटेल के टोटल कस्टमर 249 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं, और टोटल 8000 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर जो है उनको खुल चुके हैं, जिससे अपनी वो प्रेजेंस को डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। और जो रिलायंस रिटेल है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड को जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया में 5G रोल आउट करने वाली जियो पहली कंपनी थी, और इन्होंने सबको फ्री में 5G नेटवर्क दिया था, एंड इंडिया में आज की डेट में नंबर 1 ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर भी बन चुकी है ये। और उसी के साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, एंड अभी तक 1400 से भी ज्यादा ईवी स्टेशन सेटअप कर चुके हैं। जियो स्टूडियोज के थ्रू OTT प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, और ये सब कंपनी की ग्रोथ एंड फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में एक पॉजिटिव इंडिकेशन शो कर रहा है। इसी के साथ साथ उनके न्यू अप्रोचेस को भी दिखा रहा है, जिससे उनकी जो डाइवर्सिटी है वो काफी ब्रॉड होते हुए यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पर रिलायंस सेकंड पॉइंट में भी पॉजिटिव साइड में ही है, और इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी जो है वो न्यू इनोवेशन पर फोकस कर रही है और न्यू ट्रेंड के साथ साथ जा रही है अपने फर्दर ग्रोथ के लिए। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कंपनी को कौन रन कर रहा है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। आप सिंपली बोर्ड मेंबर्स के नाम को गूगल पे सर्च करके उनके अचीवमेंट चेक कर सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस और ट्रस्टवर्दी लोग कंपनी को रन कर रहे हैं तो कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट पेज पे हम कंपनी ने जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस लिए उसको देख सकते हैं। इसमें पहले पॉइंट में रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से डीमर्जर किया है, और इससे फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल इंक्रीज होगी। ऑल्सो EXY एंड टेक में इन्होंने 23.3% का स्टेक लिया है, और मिमोसा नेटवर्क ब्रांड को भी एक्वायर किया है। आगे कंपनी ने रिटेल में बड़े ब्रांड जैसे कि गैप, बैलेंसियागा, वेलेंटिनो जैसे टॉप ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है, और वो इन ब्रांड्स का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन भी ले चुके हैं। इसके बाद कुछ आइकॉनिक ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी किया ताकि उन ब्रांड्स को इंडिया लेके आ सके, जैसे कि इटालियन लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड टॉर्च SPN, वेलेंटिनो, फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड वेलेंसियागा एंड अमेरिकन ब्रांड गैप। आगे कंपनी ने कई EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया है, जिससे वो फर्दर EV को भी प्रमोट कर रहे हैं। वहीं पर जियो BP ऑटोमोबाइल सेक्टर के काफी सारे प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, रियल एस्टेट एंड मॉल डेवलपर प्लेयर्स के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है, एंड फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे कंपनी जो है वो वैल्यू क्रिएशन मॉडल पर फोकस कर रही है, जिससे वो सोलर एनर्जी सेटअप को 100 गीगावाट तक इंक्रीज करेंगे, एंड इस साल 2.62 लाख न्यू एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड किया है। और CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी ने 1270 करोड़ से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर स्ट्रैटेजी एंड ESG के ऊपर भी आप ग्लांस दे सकते हो, पर इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें कंपनी अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजी एंड रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के अडॉप्शन के ऊपर पॉइंट आउट कर रही है, एंड इसके बारे में ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे रिपोर्ट में कंपनी स्टार्टअप्स एंड न्यू कंपनीज के एक्विजिशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इस साल 2500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, और $18 मिलियन के फंड्स को ग्रांट भी किया है। अब ये सब ये दिखाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो न्यू वेंचर में काफी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे बाकी कंपनी से वो स्टैंड आउट कर सके एंड फर्दर ग्रोथ पे फोकस कर सके। और यहाँ पर हमारा थर्ड चेक पॉइंट भी क्लियर होता है। यहाँ तक तो रिलायंस ने तीनों चेक पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, आगे कुछ और चेक पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्या रिलायंस उन पर भी स्टैंड कर पाता है या फिर नहीं। सो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड ग्रिड एंड गेन को फॉलो कर लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो मिस आउट ना हो इसके लिए चैनल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना।